वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ का, जिसका नाम है बहुपद। मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, गुणांक किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। और एक चीज़ और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक हम लोग अपने इस चैनल पर मैथ पढ़ रहे थे और आज से मैंने इसी चैनल पर साइंस सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको साइंस का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px+1 का एक शून्यंक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2020 यूपी बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px+1 का एक शून्यंक अगर -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मानेंगे, माना qx = p-1 x² प्लस px+1। इसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक शून्यंक -3 है, इसका मतलब x = -3 हम रखेंगे। ठीक है, तो x = -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप क्या रख दोगे, x = -3, यानी जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां पे हम क्या रखेंगे, -3। तो यहां पे क्या रखना है, q - 3 = p-1। अब x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² था तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस p, और फिर से यहाँ पे क्या मिला आपको, x। तो x की जगह पे क्या रखना है, -3 प्लस 1। इसके बाद इक्वल टू 0, p-1, 3 की स्क्वायर क्या होगा, 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप 3 से p में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -3p + 1 = 0। इसके बाद 9 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 का जब p में करोगे तो क्या आएगा, 9p - 9 × 1 = 9। इसके बाद 3p + 1 = 0। अब इसके बाद देखो, p यहाँ पे है 3p और यहाँ पर 9p है, जिसमें से यहाँ पर 9p पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो एक धन और एक ऋण क्या होता है, एक प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6p आएगा। और साइन किसका यूज करेंगे, हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन यूज करते हैं। तो 9 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 9 है, इसीलिए यहाँ पे हमने धन का चिन्ह लगाया, यानी ये पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद 9 से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा = 0। यहाँ पर भी 9 ग्रेटर है इसीलिए माइनस का साइन लगा। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर देंगे, तो जब भी हम किसी नंबर को दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं और वो पॉजिटिव अगर है तो उसका साइन चेंज हो जाता है और वो नेगेटिव बन जाता है। और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड में होता है तो वो जब ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ तो वो मल्टीप्लाई में बन जाता है। और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है और तब उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव बन जाता है और जहां पर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड बन जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर यानी ये -8 है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +8।
अब यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था, अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू के बीच में, यानी अगर एक चर और अचर के बीच में कोई भी आपको साइन नहीं दिखता तो हमेशा किसका होता है, मल्टीप्लाई का। और मैंने अभी आपको बताया जब मल्टीप्लाई को हम पक्षांतर करते हैं तो वो डिवाइड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/6। अब ऐसी संख्या जिससे 8 और 6 दोनों कट जाए तो वो है 2। तो 2 से काटेंगे 8 को 4 टाइम और ये 3 टाइम, तो आंसर कितना आएगा p = 4/3। ये आपका p का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही पूछा था। द्विघात बहुपद में एक शून्यांक -3 दिया हुआ था, तो हमने x की वैल्यू -3 रख दिया और इसके पास जहां जहां x था वहां पर हमने क्या रखा है, -3। इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया तो p की वैल्यू 4/3 में मिली। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² + 9x + 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x² + 9x + 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है उससे करेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ax² + bx + c। ठीक है, यहां पर आप देखो इसे द्विघात क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो x है, जो हमारी चर राशि है, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। और इसके बाद a b c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ax² + bx + c ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो 3x² + 9x + 2 दिख रहा है, इसकी तुलना हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3x² + 9x + 2 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। अब जब हम यहाँ पर 3x² + 9x + 2 की तुलना ax² + bx + c से करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो x² सेम है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है, x² के साथ 3 है और यहाँ पर x² के साथ क्या है, a है, यानी हम कह सकते हैं a = 3। इसके बाद यहाँ पर आप देखो x के साथ क्या है, b है और यहाँ पर क्या है, x के साथ 9 है, तो हम कह सकते हैं b = 9। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में देखो c क्या है, एक अचर पद है और यहाँ पर भी अचर पद क्या है, 2। अचर पद क्या होते हैं, जितनी भी फिक्स वैल्यू होती हैं, जिनका मान निश्चित होता है, उन्हें हम अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, 2, तो c = क्या हो जाएगा, 2। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ax² + bx + c से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। तुलना करने के बाद आप a, b और c की वैल्यू निकालोगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर पूछा है मूलों का योगफल तथा गुणनफल बताइए। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सिंपली आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला, मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a। तो b के साथ कौन है, x है,
यानी b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। कल मैंने आपको काफी डीप में गुणांक के बारे में बताया था कि कैसे आप किसी भी संख्या का गुणांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। क्यों, क्योंकि b x के साथ में है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस x का गुणांक, ठीक है, क्योंकि b क्या है, x का गुणांक ही तो है। अब इसके बाद बटे a, यहाँ पे a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसके बाद c को आप क्या बोलोगे, c को आप बोलोगे अचर पद। क्या बोलोगे, अचर पद बटे x स्क्वायर किसका गुणांक है, a का, यानी यहां पे आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। आप इस सूत्र को दो तरीके से लिख सकते हो। मूलों का योगफल आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो हम ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार b को आप क्या लिखोगे, x का गुणांक, ठीक है, b क्या है, x का गुणांक है, तो यहाँ पे हम x का गुणांक लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -9। अब ये माइनस कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूले में ऑलरेडी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3, ठीक है। इसके बाद ये काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3। इसके बाद मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए, और c को हम क्या बोलते हैं, अचर पद। तो c की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, और x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a, यानी 3, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, जब यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे तो x का गुणांक को देख लो, x के साथ क्या है भाई, 9 है, तो सिंपल 9 लिख दो। इसके बाद नीचे x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ क्या है, 3 है, तो आप 3 लिख दो। इसके बाद मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद, तो अचर पद क्या है, यहाँ पे 2 है, तो अचर पद 2 लिख दो। इसके बाद नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। इस प्रकार ऐसे कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाए कि द्विघात समीकरण आपके सामने दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई इसका मूलों का गुणनफल तथा मूलों का योगफल बताइए, तो आप सिंपल आपको यही फॉर्मूले लगाने हैं गुणनफल और योगफल ज्ञात करने के लिए। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात बताइए कि घात क्या होगी, ठीक है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात बताइए। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, तो आप पी एक्स की वैल्यू लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे क्यू एक्स की वैल्यू से। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स डॉट क्यू एक्स की घात बताओ, तो हमने क्या किया, पी एक्स डॉट क्यू एक्स यानी पी एक्स गुणे क्यू एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पी एक्स की वैल्यू गुणे क्यू एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो क्या करना रहता है, हम क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे, पहला वाला जो पद है, तो ये कितना है एक्स स्क्वायर, तो पहले वाले पद को लेंगे और इसके बाद इसे लिख देंगे 2x माइनस 1। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अगला पद कौन सा है, प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस 1 और इसे क्या लिख दोगे 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा जब हम 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x क्यूब, ठीक है।
क्योंकि जब भी हम गुणा करते हैं तो जो चर राशि होती है, जो चर पद होते हैं, उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो 2x यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर किसी चर राशि पर, अगर किसी चर पद पर कोई घात आपको नहीं दिखती है तो हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 हो गई, तो 2 और 1 3 हो गया। अब इसके बाद जब x स्क्वायर का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x स्क्वायर ही आता है। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करो आप 2x में तो 2x ही आएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो सिंपली 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन की घात पूछी गई है कि px और qx का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी घात कितनी आएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पर 2x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है। तो सबसे बड़ी घात आपको कहाँ दिख रही है, तो सबसे बड़ी घात जो दिख रही है वो है 3। यानी हम कह सकते हैं कि px और qx की जो घात है वो क्या है, 3 है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 कि आपको सबसे पहले क्या निकालने हैं, शून्यंक निकालने हैं, ठीक है। शून्यंक निकालने हैं और इसके बाद शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इनके शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो शून्यंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। अगर x स्क्वायर के साथ कोई भी यहाँ पे आपको नंबर दिखता है तो उसका गुणा आप पीछे कर दोगे, यानी इस अचर पद में कर दोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 4 में किया तो आपको क्या मिला, 12। और यहाँ पे जब आपने x का गुणांक देखा तो x का गुणांक कितना है, 1 है। यानी आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पे 12 आए और या जोड़ने या घटाने पे 1 आए, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जोड़ोगे या घटाओगे, तो इसके लिए सिंपल आप इस वाले चिन्ह को देखा करो। यहाँ पे 4 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। यानी जब कभी भी ये वाला जो साइन होगा ये माइनस होगा तो समझ जाना कि हमेशा हमें क्या करना है, घटाना है। तो वो संख्या कौन सी होगी जिसको गुणा करने पे 12 है और जोड़ने घटाने पे 1 है। तो जब आप 3 में 4 से गुणा करते हो तो 12 आता है और जब आप 4 से 3 को घटाते हो तो 1 आता है। यानी वो दोनों संख्या कौन सी हो गई, 3 और 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, आपको ये पहला वाला पद ऐसे एज इट इज उतार देना है। इसके बाद एक आपको कैसे मिलेगा, 4x में से 3x आप घटाओगे तो आपको 1x मिलेगा। इसका लास्ट वाला जो पद होता है यानी अचर पद, उसे भी ऐसे ही आपको कॉपी कर देनी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 3x स्क्वायर, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो हम कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x अंदर ब्रैकेट के क्या है, माइनस है और कोष्टक के बाहर क्या है, माइनस है। तो कोष्टक के बाहर अगर माइनस रहेगा तो हम उसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप खुद बताओ इन दोनों पदों में आपको ऐसा कौन सा नंबर दिख रहा है जो दोनों में हो, यानी इन दोनों में कॉमन कौन सा है जो दोनों के पास हो। तो 3 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 4 इसके पास है बट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो x स्क्वायर इसके पास भी है और x इसके पास भी है, यानी x दोनों के पास है। तो जो दोनों के पास रहेगा उसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x जब हमने कॉमन लिया 1x तो यहाँ पर 3 बचा और टोटल यहाँ पे कितने x हैं, 2x। तो कितना x बचेगा, 1x बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4x था तो x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 4 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 3x माइनस 4, क्योंकि जब 1 आप कॉमन लोगे तो सेम नंबर हम लोग लिख देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो ये किया है यहाँ तक सोल्यूशन ये सही है या गलत है।
तो इसका बहुत सा सिंपल सा तरीका होता है। आपके सामने दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब आपने अभी तक का कैलकुलेशन, अभी तक का सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है। तो जब आपने यहाँ पे देखा तो 3x - 4 यहाँ पर भी है, 3x - 4 यहाँ पर भी है, यानी दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x - 1 को एक बार लिख देंगे और x + 1 को ऐसे लिख देंगे। यानी जब आप फिर से दोनों में ध्यान से देखोगे तो 3x - 4 इसके पास भी है और 3x - 4 इसके पास भी है, तो जो दोनों में रहेगा उसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, x + 1 यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर दोबारा कॉमन लेने में दिक्कत होती है तो बस आप इतना याद रखो कि भाई ये जो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, इन्हें एक बार लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को मिला के लिख देंगे। ठीक है, सिंपली आपको जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं एक जैसे, इनको एक बार लिख देना है और इन दोनों को मिला के लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। माइनस को जब आप पक्षांतर करोगे तो प्लस बन जाएगा और जब 3x में 3 को पक्षांतर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। इसके बाद पहले हमने सॉल्व किया। दूसरा हम क्या करेंगे, जब x + 1 = 0 तो x = -1, यानी यहां पर जो शून्यंक थे वो कौन से आए, शून्यंक आपके क्या क्या हो गए, एक हो गया 4/3 और एक हो गया -1, ये आपके दो शून्यंक मिल गए। ठीक है, अब हम शून्यंकों को अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो माना बहुपद के शून्यंक अल्फा और बीटा हैं। इसके बाद अतः अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई हुई है, अल्फा = 4/3, बीटा = -1। अब हम क्या करेंगे, 3x² - 1x - 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, अब a की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा, -1 और c की जगह पे क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ पे आप देखो x² तो x² के साथ a है, यहाँ पे x² के साथ 3 है, यानी a की वैल्यू 3, यहाँ पर b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है, -1। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, b की वैल्यू क्या है, -1 और एक माइनस देखो b अपने साथ ऑलरेडी रखता है फॉर्मूले में और एक माइनस यहाँ पर 1 के साथ है, यानी दो माइनस हो गए। और जब दो माइनस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप इसे ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक माइनस b के साथ पहले ही फॉर्मूले में होता है और एक -1 के पास है, इसीलिए दो माइनस हो गए तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और नीचे a की वैल्यू 3। अब यहाँ पे 4/3 -1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका, नीचे 1 मानोगे, इसका 3 बन जाए 3 और 1 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 3/3 1/3 और 4 से 3 को माइनस किया 3 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों आपके बराबर आ गए, यानी शून्यंक और जो गुणांक हैं उन दोनों के योगफल क्या है, बराबर हैं। यही हमें सत्यापित करना था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यांकों तथा मूलों के गुणनफल
शून्यांकों और मूलों के गुणनफल क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था, जो मूलों के गुणनफल होते हैं वो सी बाई ए होते हैं और शून्यांकों का गुणनफल आप सिंपल गुणा कर दो। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, सी की वैल्यू कितनी है, लास्ट वाला सी हमेशा होता है तो -4, ए की वैल्यू कितनी है, 3। अब जब 1 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम नंबर आ जाता है, तो -4/3। यानी यहां पे जब आपने देखा तो शून्यांकों और मूलों के गुणनफल दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, गुणनफल भी सेम है और योगफल भी सेम है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9369937331 पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।